ध्रुव को चैलेंज देने लगती है। तब ध्रुव कहता है, हाँ बिल्कुल तैयार हूं, चलो चलते हैं स्वॉर्ड सिटी। 2L कहती है, उस किताब में सिर्फ आर्ट्स के पैटर्न लिखे हुए हैं, उसमें यह कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ची का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ध्रुव कहता है, अभी तो तुमने मुझे बताया इसके बारे में, मैंने ची की ट्रेनिंग कर तो ली है। 2L कहती है, अगर ऐसा है तो मुझे एक आर्ट परफॉर्म करके बताओ। ध्रुव कहता है, उसके लिए तो उस जिंदा किताब की जरूरत पड़ेगी। 2L कहती है, अच्छा तो यह बताओ कि आर्ट का इस्तेमाल करते वक्त ची को कैसे कंसंट्रेट करते हैं जिससे वो आर्ट स्मूथली हो जाता है बिना किसी दिक्कत के। ध्रुव कहता है, वो तो किताब में मिलेगा ना। 2L हंसते हुए कहती है, बिल्कुल भी नहीं, वो मैं तुम्हें सिखाऊंगी क्योंकि किताब इसके बाद चलती है। पहला आर्ट करना तो ट्रेनर ही सिखाता है। ध्रुव कहता है, तो इंतजार किसका है तुम्हें, बताओ कि कैसे करते हैं। 2L कहती है, बिल्कुल भी नहीं, उसके लिए सबसे पहले तुम्हें मुझे सिखाना पड़ेगा कि आखिर कैसे मैंजू 2 को हरा सकती हूं। ध्रुव कहता है, वो मैं तुम्हें अब भी सिखाऊंगा, वादा करता हूं। पहले तुम मुझे मेरा पहला आर्ट का इस्तेमाल करना सिखाओ। 2L कहती है, मुझे तुम्हारे वादे के ऊपर भरोसा नहीं है। पिछली बार तुमने कहा था कि हम अगली बार खुले में मिलेंगे, लेकिन एक बार फिर से तुम मुझसे यहां इस गुफा में मिले। ध्रुव कहता है, उसके लिए मैं माफी मांग चुका हूं, चिंता मत करो, आज तुम्हें कंप्लीट ट्रेन कर दूंगा। ध्रुव के बातों और लहजे से 2L को ध्रुव के बातों के ऊपर भरोसा हो जाता है और वो कहती है, ठीक है, भरोसा कर रही हूं, लेकिन तोड़ना मत। ध्रुव कहता है, बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगा। 2L कहती है, अब तुम बिल्कुल मेरे तरह एक पैटर्न बनाओ और अपने ची को महसूस करते हुए ये सब करना। उसके बाद एक तेज सांस लेकर उसे छोड़ देना। ध्रुव वैसा ही करता है और उसके बाद उसके मुंह से आग निकलते हुए सामने की दीवार के ऊपर पड़ने लगती है। ये आग बिल्कुल खून के रंग जैसी लाल थी, जिसे देखकर 2L कहती है, तुम वैसे बदकिस्मत निकले। ध्रुव कंफ्यूज होते हुए कहता है, बदकिस्मत और मैं, वो कैसे? 2L कहती है, ऐसा कहते हैं कि जिसके आग का रंग खून जैसा लाल होता है, उसकी जिंदगी में चीजें बहुत ही खतरनाक होती हैं और अक्सर उसे खूनी लड़ाइयों के जरिए आगे बढ़ना पड़ता है। यूं समझ लो कि तुम्हारे हाथ हमेशा खून से रंगते रहेंगे तुम्हारे मौत तक। ध्रुव कहता है, तुम चिंता मत करो उसकी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हमेशा खुद के ऊपर काबू रखता हूं। अभी फिलहाल कोई ऐसी चीज नहीं होने वाली है जिससे मेरा हाथ खून से रंग जाए। 2L कहती है, आग अब लाल हुई है ना, तो अब शुरू होंगी वो चीजें। वैसे इस बात को साइड में रखते हैं, अब तुम मुझे बताओ कि मैं कैसे हरा सकती हूं U2 को। ध्रुव कहता है, सबसे पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम दोनों के बीच में यह दुश्मनी कब से चल रही है। 2L कहती है, हम कोई दुश्मन नहीं है, हम बस एक दूसरे को चुनौती देते हैं। मैं आज तक नहीं जीती हूं, इसलिए वो घमंडी हो गया है। शुरू में वो ऐसा नहीं था। जब हम ची की ट्रेनिंग लिया करते थे, तब मैं हमेशा उससे पीछे रह जाती थी। वो हमेशा पहले नंबर पर आता था और मैं हमेशा दूसरे। आगे भी ये चलता रहा और आज तक चल रहा है। ध्रुव कहता है, हाँ ये तो है, लगातार जीतने से लोग घमंडी हो जाते हैं। तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा जिसके बाद तुम उसे आराम से हरा दोगी। 2L एक्साइट होते हुए कहती है, अच्छा तो बताओ क्या करूं मैं इसके लिए। ध्रुव कहता है, एक काम करें, तुम आग लगाओ यहां कहीं। 2L ऐसा ही करती है और वहां मौजूद एक पौधे को जलाने लगती है। ध्रुव अपने साथ लाए पानी को निकालता है और उसके ऊपर डालकर आग को बुझा देता है। यह देखकर 2L हद से ज्यादा कंफ्यूज होते हुए कहती है, यह क्या किया? ध्रुव कहता है, देखो यह बिल्कुल ऐसा था जैसे तुम वो जलती हुई आग और पानी को समझ लो। U2, आज तक तो ऐसा ही होता आया है कि तुम्हारे आग को उसने बुझा दिया है। 2L मायूस होते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता आया है आज तक। ध्रुव वहां एक छोटा सा गड्ढा बनाता है और उसके अंदर बचा हुआ पानी डाल देता है और 2L से कहता है, अब तुम इस पानी के ऊपर तब तक लगातार आग उगलती रहो जब तक मैं रुकने के लिए नहीं कहता। अपने पूरे ताकत का इस्तेमाल करना। 2L ऐसा ही करती है और पूरी ताकत के साथ आग उगलने लगती है।
वो तब तक आग उगलती रहती है जब तक ध्रुव उसे रुकने के लिए नहीं कहता। जब ध्रुव उसे रुकने के लिए कहता है तो वो रुक जाती है और फिर ध्रुव उसे नीचे इशारा करते हुए कहता है, अब देखो पानी कहां गया। ट्यूएल जब वहां देखती है तो वो गड्ढा इतना ज्यादा सूखा हुआ था जैसे वहां पर कोई पानी कभी भी था ही नहीं। ट्यूएल कहती है, यहां का पानी भाप बनकर उड़ गया गर्मी की वजह से। ध्रुव कहता है, अब तुम समझी? आग अगर चाहे तो उस पानी को भाप बनाकर उड़ा भी सकता है। वो वाटर टाइप और तुम फायर टाइप हुई तो क्या हुआ? तुम्हें अगर खुद के ऊपर भरोसा हो तो तुम U2 के पानी को भाप बनाकर उड़ा सकती हो और उसके बाद जीत तुम्हारी होगी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर और रेटिंग करना ना भूले, यही पता चल जाएगा। उसके बाद ध्रुव उसे बैग में ट्रांसफर करता है और उसके बाद अगले 2 दिन तक पागलों की तरह मुंह से आग और पानी उगलने की। ध्रुव की बात सुनकर ट्यूएल कहती है, इसका मतलब है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरा इस्तेमाल किया है ना? ध्रुव कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुम्हें तुम्हारी कमजोरी बताई, उसके बदले में तुमने मुझे ट्रेन किया। हिसाब बराबर, इसमें कोई भी चीटिंग नहीं हुई। ट्यूएल कहती है, क्या कमजोरी है मेरे अंदर? ध्रुव कहता है, तुम्हारे अंदर एक ही कमजोरी है कि तुम्हें खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। तुम्हें यह सोचकर चलना है कि तुमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, चाहे सामने वाला वाटर टाइप ही क्यों ना हो। ट्यूएल कहती है, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरा फायदा उठाया है तुमने। ध्रुव हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो ऐसा ही सही, लेकिन अगर तुमने अगली लड़ाई में U2 को हरा दिया तो तुम मुझे माफ करोगी ना? ट्यूएल कहती है, बिल्कुल भी नहीं। ध्रुव कहता है, किताब लेने में मदद करोगी या फिर नहीं? अपनी नाराजगी वहां भी दिखाओगी? ट्यूएल कहती है, वादा किया है तो तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, लेकिन बस अंदर घुसने तक। उसके बाद तुम संभालना और खुद ही बाहर निकलना। ध्रुव उसके बाद कहता है, ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन एक बात बताओ कि आखिर तुम उसे हराना क्यों चाहती हो? ट्यूएल कहती है, वो तुम्हें वहां पहुंचते ही पता चल जाएगा। उसके बाद ध्रुव उसे बैग में ट्रांसफर करता है और उसके बाद अगले 2 दिन तक पागलों की तरह मुंह से आग और पानी उगलने की प्रैक्टिस करता है। 2 दिन के बाद वो आइस मेटल को बाहर निकालता है और कहता है, तुमने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। आइस मेटल कहता है, अच्छा तो फिर दिखाओ। ध्रुव अपने एनर्जी को कंट्रोल करते हुए उस बड़े से गड्ढे में पानी का सैलाब ला देता है और कहता है, यह सही था ना? आइस मेटल कहता है, हां वैसे था तो सही, लेकिन अब आगे का दिखाओ। ध्रुव आगे अपने एनर्जी को आग में बदलकर अपने मुंह से निकालना शुरू कर देता है। ध्रुव के मुंह से निकली हुई आग जब पानी से टकराती है तब पानी थोड़ी ही देर में उबलने लगता है और फिर भाप बनकर उड़ जाता है। यह देखकर आइस मेटल भी शॉक हो गया था। जब ध्रुव ची का इस्तेमाल करके आग उगलता था तब वो लाल होती थी, लेकिन जब एनर्जी को बदलता था तो वो बिल्कुल एक नॉर्मल आग की तरह होती थी। आइस मेटल कहता है, तुम्हारी आग नॉर्मल है, लेकिन इसमें गर्मी काफी है। आज तक मैंने कभी भी किसी नए की आग में इतनी गर्मी नहीं देखी है जो इतनी जल्दी पानी के एक लेख को इतनी जल्दी भाप में बदल दे। यहां तक कि कोई ऐसा प्राणी जो फायर टाइप होता है वो भी ऐसा कुछ इतनी जल्दी नहीं कर पाता है। पक्का तुम स्पेशल हो। अब आगे का दिखाओ। ध्रुव एक लंबी सांस लेता है और पूरी ताकत से उसे छोड़ देता है। हवा का एक बहुत ही तेज झोंका हवा में उड़ रही धुएं जैसे भाप को उड़ाकर उस जगह को पूरी तरह से साफ कर देती है। ऐसा होने की वजह से वो जगह बिल्कुल साफ हो जाती है। उसके बाद ध्रुव आइस मेटल को देखते हुए कहता है, अब बताओ आइस मेटल, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? कैसा था मेरा शो? आइस मेटल कहता है, तुम इतना करने के बाद हवा में मत उड़ो। अभी तो तुमने कुछ सीखा है, वो तो हमारे बच्चे भी जानते हैं। तुम अभी सिर्फ एक बच्चे ही बने हो इस फील्ड में। इसके बाद जो कुछ भी तुम सीखोगे वो तुम्हें हमारे बराबर लाकर खड़ा करेगा। ध्रुव कहता है, तुमने मुझे बच्चों से कंपेयर कर रहे हो?
तुम्हें आखिर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अभी मैं बच्चा हूं? आइस मेटल कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लेज के बच्चे इससे कहीं ज्यादा जानते हैं जितना अभी तुमने सीखा है। अगर अभी तुम सिर्फ एनर्जी का इस्तेमाल करके ब्लेज के किसी बच्चे से लड़ोगे तो वो तुम्हें आसानी से हरा देगा। ध्रुव कहता है, अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम मुझे सिखाओ कि कैसे मैं तुम्हारी प्रजाति के बच्चों को हराने के काबिल बन सकता हूं। आइस मेटल अपना हाथ आगे करता है और उसके हाथ में एक तलवार आ जाता है। उसके बाद आइस मेटल कहता है, इसे ध्यान से देखो। ध्रुव ध्यान से आइस मेटल के हाथ वाले तलवार को देखने लगता है। धीरे धीरे आइस मेटल के तलवार के चारों तरफ बर्फ जमने लगती है और आइस मेटल ध्रुव के बगल में मौजूद पत्थर को मारता है, जिससे पत्थर 2 टुकड़ों में कट जाता है। उसके बाद जब ध्रुव ध्यान से देखता है तो कटे हुए पत्थर के दोनों तरफ जहां से तलवार गुजरी थी पूरी तरह से बर्फ में जम गया था। वो बर्फ थोड़ी देर तक रहती है और उसके बाद गायब हो जाती है। ध्रुव शॉक होकर आइस मेटल से कहता है, ये तो कमाल का था, इसे कैसे किया? आइस मेटल कहता है, इसमें हमें अपने इमेजिनेशन को थोड़ा सा अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है। इसमें तुम्हें नॉर्मल तलवार के बारे में सोचने के बजाय हमें उसे स्पेशल तरह से सोचना है, जैसे एक जमी हुई तलवार या फिर एक जलती हुई तलवार या फिर कुछ भी जो तुम चाहो। आइस मेटल आगे कहता है, उससे कुछ ऐसा होता है कि तलवार के ऊपर जो एलिमेंट का लेयर लगाकर हमला करते हैं उससे हम सामने वाले को काफी ज्यादा भयंकर और खतरनाक नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे मेरी तलवार जमी हुई थी तो वो पत्थर भी जम गया। उसी तरह अगर जलती हुई तलवार से हमला किया जाता तो वो पत्थर पूरी तरह से जलता तो नहीं लेकिन काला जरूर पड़ जाता। ऐसे ही आगे तुम जो चाहो और जिस तरह के हथियार पर चाहो लगा सकते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है। ध्रुव, जो अब तक आइस मेटल के बातों को सुनकर एक्साइट होता जा रहा था, वो ये सुनकर रुक जाता है और कहता है, ये क्या कह रहे हो तुम? इतनी कमाल की चीजों को बताने के बाद तुम कह रहे हो कि प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वाली चीजें मत बताया या फिर सिखाया करो। आइस मेटल चिल्लाते हुए कहता है, बेवकूफ, बकवास बंद करो और चुपचाप मेरी बात सुनो। ध्रुव बिल्कुल शांत हो जाता है और आइस मेटल के आगे कहने का इंतजार करने लगता है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर, और रेटिंग करना न भूले। सायरा हैंड को जाता हुआ देखकर थोड़ी देर तक अनिकेत मूर्ति बनकर खड़ा रहता है, लेकिन उसके बाद जब वो होश में आता है तो कहता है, ध्रुव सक्सेना, तेरे बारे में ये सुनने की तो उम्मीद नहीं ही थी मुझे। पायरेट्स के लीडर को मार दिया और ब्लेज सुप्रीम के राइट हैंड को भी। क्या है तू आखिर? एक बार नेचर से जुड़ जाऊं, उसके बाद तुझे 3rd डिग्री टॉर्चर दूंगा मैं। ये कहते हुए अनिकेत भी वहां से निकल जाता है। ये सब देखता और सुनता हुआ ध्रुव अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है, ये तो कहीं से भी सही नहीं है। अगर ये अनिकेत मुझसे पहले जुड़ गया नेचर से तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। मुझे भी जल्द से जल्द नेचर से जुड़ना पड़ेगा, ताकि अगर हमारा सामना भी हो जाए तो मैं उसे हरा सकूं, वरना तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तुम क्या कहते हो वैम्पायर गॉड? वैम्पायर गॉड कहता है, तुम ऐसे ही अगर वक्त बर्बाद करते रहोगे तो पक्का गड़बड़ हो जाएगी। ध्रुव कहता है, सही कहा, अभी तो स्वॉर्ड सिटी भी निकलना है। सबसे पहले मैं लौट जाता हूं। यहां से घूमकर गया तो 5 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे। ध्रुव डिवाइन सिटी लौट आता है, जहां पर अब ध्रुव को वो दबाव बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था, जिसके वजह से वैम्पायर गॉड अपने आप को पूरी तरह से डीएक्टिवेट कर लेता था। ध्रुव को वहां हीरा और शान दिखाई देते हैं। उन्हें देखने के बाद ध्रुव उनसे मिलता है और कहता है, क्या हाल है तुम लोगों का? शान कहता है, ठीक ठाक ही है, कोशिश कर रहे हैं डाउनफॉल मार्शल एकेडमी से ग्रेजुएट होने की, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। हर बार हम हार जा रहे हैं। हीरा कहता है, एक बार तो लगा था कि जीत गए हैं, लेकिन फिर उसके बाद पता चला कि मेरे दोनों हाथ और पैर काट दिए गए हैं। वो बुड्ढा हमारे लेवल पर भी काफी ताकतवर है। ध्रुव कहता है, बिल्कुल नहीं, वे तुम्हारे ही जितना ताकतवर हैं।
बस अंतर इतना है कि उन्हें तुम लोगों से ज्यादा तकनीकें आती हैं, जिसके इस्तेमाल से वे लोग तुम्हें धूल चटा दे रहे हैं। हीरा कहता है, कोई टिप्स दे यार, वरना हम वहीं लटके रह जाएंगे। उसके बाद तो जब हम सेकंड लेवल में जाएंगे तब भी कुछ भी नहीं होगा। हम बिना ग्रेजुएट हुए ही आगे बढ़ेंगे, शर्म आएगी मुझे। ध्रुव हंसते हुए कहता है, इतना दूर का क्यों सोच रहा है? देख, जाना और अपने सारे वीडियोस को देखना कि आखिर तू हारा कैसे है। एक बार अगर ये पता चल जाएगा कि तू हारा कैसे है, उसके बाद तो आसानी से जीत जाएगा। शान कहता है, कई बार देख चुके हैं लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ध्रुव कहता है, तब तो तुम्हें धोखे का सहारा लेना पड़ेगा। हीरा कहता है, मैं भी वही सोच रहा हूं। शान कहता है, अभी हम चलते हैं, अभी एक शिकार पर जा रहे हैं, फिर कभी बात करते हैं। ध्रुव कहता है, ठीक है। उसके बाद हीरा और शान वहां से निकल जाते हैं और ध्रुव जैसे ही आगे जाता है तो उसकी नजरें टकराती हैं रिया से। इस शिकार की लीडर वही थी। एक क्वाटरनरी जानवर स्पॉट किया गया था। इसके लिए रिया और उसका सारा का सारा गैंग जा रहा था। ध्रुव को वो यहां देखकर कहती है, तुम यहां क्या कर रहे हो? ध्रुव कहता है, मुबारक हो, शैडो निंजा लड़की का काम खत्म हो गया है। अब उसे छोड़ने का वक्त आ गया है, इसीलिए जा रहा हूं स्वॉर्ड सिटी। रिया कहती है, वापस थोड़ा जल्दी आना, अगर अगली बार 1 महीना कहा तो तुम्हें उल्टा लटका दूंगी। ये कहकर तो वो चली जाती है, लेकिन ध्रुव मन ही मन कहता है, गजब, अच्छा हुआ जा रही थी, वरना तो। वैम्पायर गॉड तभी चिल्लाता है, दिमाग खराब तुम कर रहे हो मेरा, ये सब बकवास सोचकर जल्दी से चलो। ध्रुव कहता है, एक बात बताओ, तुमने मेरे अंदर कोई प्राइवेसी छोड़ी है क्या? बिल्कुल भी नहीं, मैं जो कुछ भी सोचता हूं वो तुम सुनते रहते हो। शर्म नहीं आती है क्या तुम्हें? वैम्पायर गॉड कोई भी जवाब नहीं देता है तो ध्रुव कहता है, हां, क्यों नहीं, लड़कियों से ज्यादा भाव तो तुम खाते हो। पता नहीं किस बात का ईगो है इतना ज्यादा। एक प्रेशर से डर के मारे कांप उठते हो बिना ये जाने कि वो कौन है। वैम्पायर गॉड कहता है, अगर मैं तुम्हारे शरीर के भरोसे नहीं रहता ना, तो बता रहा हूं, सबसे पहले तुम्हारा ही खून करता मैं, सपने के बजाय असली में तुम्हारे चीथड़े उड़ा देता। ध्रुव को जब वो सपना याद आता है तब ध्रुव कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूं। ये कहते हुए ध्रुव दूसरा गेट लेते हुए स्वॉर्ड सिटी की तरफ निकल जाता है। उसी वक्त ध्रुव के जाने के बाद अनिकेत गेट के पास आता है और कहता है, चलो आज देख ही लेते हैं कि तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जिससे ब्लेज और पायरेट्स भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अनिकेत भी उसी गेट से बाहर निकलता है, तभी उसे ध्रुव सामने ही उसे घूरता हुआ दिखाई देता है। वो ये देखकर शॉक में था। अनिकेत अपने चेहरे पर आए शॉक के एक्सप्रेशन को दूर करते हुए कहता है, क्या इत्तेफाक है, हम काफी जल्दी फिर से मिल गए। ध्रुव अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, अच्छा, इत्तेफाक है क्या? ध्रुव के कहने के तरीके से अनिकेत समझ गया था कि उसे ध्रुव ने उसका पीछा करते हुए नोटिस कर लिया था। अनिकेत शॉक था यह सोचकर भी, क्योंकि कई बार तो उसे ब्लेज और शैडो निंजा भी नोटिस नहीं कर पाए थे। अनिकेत कहता है, अच्छा, अगर इत्तेफाक नहीं है तो तुम्हें क्या लगता है? ध्रुव कहता है, तुम मेरा पीछा कर रहे थे। अनिकेत कहता है, तुझे क्या लगता है कि मेरे पास और कोई काम धंधा नहीं है जो मैं तेरे जैसे किसी का पीछा करूंगा? ध्रुव कहता है, ओ, तो तुम यहां अपने काम से आए हो? अनिकेत कहता है, बिल्कुल। ध्रुव कहता है, तो फिर जाओ, मैं तो आधा घंटा यहीं रुकने वाला हूं, तुम्हें लेट हो रहा होगा। अनिकेत कहता है, तो जाऊंगा ही ना। अनिकेत अपनी सवारी निकालता है और वहां से लेफ्ट की तरफ निकल जाता है। वो जाते हुए बार बार फिर मुड़कर देख रहा था, लेकिन उसे ध्रुव वहीं पीछे उसे देखता हुआ नजर आ रहा था। उसी वक्त मौके का फायदा उठाकर ध्रुव मिराज बनाता है और वहां से सीधे निकल जाता है। इसकी भनक भी अनिकेत को नहीं लगती है। 10 मिनट तक जाने के बाद अनिकेत एक लेफ्ट लेता है और एक पेड़ के पीछे से देखने लगता है। अनिकेत मन ही मन कहता है, ये तो जा ही नहीं रहा है, इसका पीछा कैसे करूंगा मैं? इस 2 टके के इंसान ने मुझे अपने पीछे महसूस कैसे कर लिया?
सायरन हैंड सही कह रहा था। जरूर इसके अंदर कुछ गड़बड़ है। मुझे इसके ऊपर नजर रखनी ही पड़ेगी, लेकिन ये वहां से जाए तो सही। थोड़ी देर के बाद वो मिराज आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर अनिकेत कहता है, आखिरकार जा रहा है, और वो भी राइट की तरफ। वहां तो समुद्र है, ये समुद्र की तरफ क्यों जा रहा है? थोड़ा सा आगे जाते ही ध्रुव का मिराज लेफ्ट लेता है, और जैसे ही अनिकेत की आंखों से ओझल होता है, बस गायब हो जाता है। उसके गायब होने के बाद ध्रुव को पता चल गया था कि अब अनिकेत उसके जाल में फंस गया था। ध्रुव हंसते हुए कहता है, मुझे जल्द से जल्द स्वॉर्ड सिटी जाना पड़ेगा। क्यों ना मैं भी उड़ने का ट्राई करूं, जैसे वो ब्लेज, क्या नाम था? हां, सायरन हैंड ने बताया था। वो एक परफेक्ट ट्यूटोरियल था। मुझे भी सब कुछ समझ में आया था। एक ट्राई मारूं क्या? ध्रुव वैम्पायर गॉड से कहता है। तुम्हारा क्या कहना है वैम्पायर गॉड? वैम्पायर गॉड कहता है, ठीक है, लेकिन क्या तुम उससे ज्यादा तेज जा पाओगे? ध्रुव कहता है, कहानियां कहती हैं कि एक ब्लेज के उड़ने की जो रफ्तार है वो काफी ज्यादा होती है। इतनी ज्यादा होती है कि वो सिर्फ एक दिन में 5 दिन का सफर कर सकता है, अगर वो नेचर से जुड़ा हो तो। अगर नेचर से नहीं जुड़ा है तो उसकी सारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाएगी। वैम्पायर गॉड कहता है, तुम ट्राई करो, ज्ञान मत दो मुझे। ध्रुव कहता है, ठीक है, तो शुरू करते हैं। ध्रुव मेंढक को वापस भेज देता है और आंख बंद करते हुए बिल्कुल उसी तरह अपने शरीर को हल्का करने के लिए सोचने लगता है, जैसे सायरन हैंड ने बताया था कि उसके अंदर की एनर्जी उसके शरीर को ऊपर लेकर जा रही है। ध्रुव जब अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को आसमान के बीच में पाता है। ध्रुव शौक होते हुए कहता है, ये क्या, मैं इतनी जल्दी सीख गया? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। वैम्पायर गॉड, जल्दी से पंख निकालो। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते और रेटिंग करना ना भूले। ध्रुव के कहे अनुसार वैम्पायर गॉड उसके पीठ पर पंख भी उगा देता है, जो उसके स्पेशल सूट को फाड़कर बाहर निकले थे। ध्रुव जब आगे जाने की कोशिश करता है तब जाता तो है, लेकिन इतना ज्यादा धीरे कि कछुआ भी मजाक बना दे। ध्रुव कहता है, मेरे ख्याल से अभी मेंढक की ही सवारी करते हैं, उड़ने के बारे में बाद में सोचा जाएगा। ये कहते हुए ध्रुव नीचे आता है और वापस मेंढक के ऊपर बैठकर आगे जाने लगता है। इधर जैसे ही अनिकेत भी वहां जाता है जहां से ध्रुव का मिराज घूमकर उसकी आंखों से ओझल हो गया था। वहां जाने के बाद जब अनिकेत हर तरफ देखता है तो पाता है कि ध्रुव का निशान दूर दूर तक कहीं भी नहीं था। अनिकेत हर तरफ देखता है लेकिन ध्रुव कहीं भी नहीं था। अनिकेत उड़ता भी है, और लेकिन जब ध्रुव उसे कहीं भी नहीं दिखता है तो वो चिल्लाते हुए कहता है, आखिर वो साला गया कहां? सायरन हैंड, तेरी बात बिल्कुल सही थी। तेरे अंदर कुछ तो है, जरूर है। पता लगाना पड़ेगा मुझे। अनिकेत वापस डिवाइन सिटी लौट जाता है, क्योंकि वहां से ध्रुव किस बिल में घुस गया था। वो पता करना उसके लिए वक्त की बर्बादी थी। ध्रुव इन सब चीजों से अनजान अपना आगे बढ़ता ही जा रहा था। इस बार ध्रुव सिर्फ 8 दिन में ही स्वॉर्ड सिटी के अंदर पहुंच गया था। वहां जाने के बाद ध्रुव देखता है कि वहां हर तरफ काफी ज्यादा सिक्योरिटी बना दी गई थी। ध्रुव को देखने के बाद लोगों ने ज्यादा चेक नहीं किया था उसे। ध्रुव तभी कुछ लोगों के बगल से गुजरता है और तभी 2J से सुनता है, चलने से पहले लॉर्ड, मैं अपनी बहन से मिलना चाहती हूं। 1-2 कहता है, ठीक है, लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी आना। ध्रुव ये सुनते ही मन ही मन कहता है, सही नहीं है। अगर ये गई और 2L उसे नहीं मिली तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। ध्रुव जल्दी से शॉर्टकट रास्ता पकड़ता है, और जब वो ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां उसे देखने वाला कोई भी नहीं होता है, तब वो 2L को बाहर निकालता है। उस जगह को देखते हुए वो कहती है, क्या बात है, तुम तो मुझे वापस स्वॉर्ड सिटी लेकर आ गए हो। ध्रुव कहता है, तुम्हारी बहन तुम्हें ढूंढ रही है। 2L कहती है, हां बिल्कुल, उनका काम ही ऐसा करना है। जब मन करे मुझसे मिलने आ जाना। मैं कभी मिलने जाऊं तो वक्त नहीं है। ध्रुव कहता है, अब क्या करोगी तुम? मुझे वो जगह नहीं दिखाओगी?
2L कहती है आज रात को। अभी मैं जाकर उस U2 को हराऊंगी और उसके बाद मैं तुम्हें वो जगह बताऊंगी, तब तक इंतजार करो। ये कहते हुए 2L वहां से जाने लगती है। तभी ध्रुव कहता है, एक बात बताओ मुझे, माफ करोगी या फिर नहीं? 2L कहती है, अगर जीत गई तो समझना कि माफ कर दिया, लेकिन जाऊंगी नहीं, उस जगह के अंदर मैं तुम्हारे साथ। ध्रुव कहता है, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। ये कहकर ध्रुव वहां से उस ऊंचे जगह पर पहुंच जाता है जहां से उसने पिछली बार उनकी लड़ाई देखी थी। ध्रुव वहां पर खड़े होकर हर चीज को साफ साफ देख रहा था। इधर 2L सीधा जाकर U2 के सामने खड़ी हो जाती है। उसे देखकर U2 कहता है, 2L, काफी दिनों के बाद इस बार हारकर ज्यादा मायूस हो गई थी क्या? 2L कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस बार हमारे बीच में जो लड़ाई होगी वो आखिरी होगी। उसी की तैयारी थी, तो अब शुरू करें। U2 कहता है, 41 बार हार चुकी हो, अब मैं तुम्हें इस लायक तक नहीं समझता कि मैं तुमसे लड़ूं। उसी वक्त 2L को ढूंढते हुए वहां 2J आती है और 2L को देखते हुए कहती है, तुम यहां? तुम्हें मैं कहां ढूंढ रही थी? 2L एक बार 2J की तरफ देखते हुए कहती है, थोड़ी देर रुक जाओ बिग सिस्टर, अभी थोड़ा हिसाब चुकाना है मुझे। U2 ने जब 2J को देखा था तब वो लड़ने से मना ही नहीं कर पाया। U2 काफी इज्जत करता था 2J की, क्योंकि उसकी नजर में 2J उस लेवल की फाइटर थी जिसके जैसा बनना वो हमेशा से चाहता था। U2 को खामोश देखकर 2L कहती है, तो क्या हम लड़ाई शुरू करें? U2 कहता है, बिल्कुल शुरू करते हैं, लेकिन याद रखना यह लड़ाई आखिरी होगी, इसके बाद हम कभी भी नहीं लड़ेंगे। 2L कहती है, ठीक है, तो आज फैसला कर ही लेते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और बाकी के लोग उन्हें घेर कर। 2J को बस ध्रुव की कही गई बातें याद आ रही थीं और वो गुस्से में आते हुए मन ही मन कहती है, मुझे बता रहा था कि मुझे खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, देख तो वो रहा ही होगा मुझे। आज वो देखेगा कि मुझसे ज्यादा कॉन्फिडेंट कोई और नहीं है इस पूरे PSX में। U2 कहता है, अगर तुम कहो तो शुरू करूं। 2L हां में इशारा करती है और उसके बाद U2 एक पैटर्न बनाता है और पानी का एक बड़ा सा लहर 2L की तरफ भेज देता है। उसके बाद U2 बिल्कुल निश्चिंत हो गया था। वो अब तक की लड़ाइयों को ऐसे ही जीतता था। उसके एक हमले का कभी भी 2L जवाब नहीं दे पाती थी। उसके बाद 2L जब आग उगलने लगती है तब कुछ ही सेकंड्स में U2 का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है। यह देखकर U2 शॉक के मारे फ्रीज हो गया था। U2 कहता है, अब लग रहा है कि तुम मुझसे लड़ने के लायक हो गई हो। U2 एक और पैटर्न बनाता है और उसके बाद वो पानी का एक बीम, जिसकी स्पीड काफी ज्यादा थी, उसे 2L की तरफ फायर कर देता है। वो इतनी तेज और पतली थी कि अगर कोई उससे डायरेक्ट हिट हो जाता तो वो काफी ज्यादा घायल हो सकता था। 2L भी एक पैटर्न बनाती है और उसके बाद वो एक दीवार को जमीन से निकाल देती है, जिसके बाद वो पानी का बीम सीधा जाकर उस दीवार से टकराता है और वो दीवार टूटकर गिर जाती है और साथ ही साथ पानी का वो तेज बीम भी बेकार हो जाता है। U2 कहता है, अब वक्त है कि एक असली लड़ाई की जाए। G-Max आर्ट वाटर शॉवर। उसके इतना कहते ही U2 के मुंह से जो पानी निकलने लगी थी वो जमकर किसी कील की तरह हजारों टुकड़ों में बढ़ गई थी। उसके बाद वो 2L की तरफ उसे मारने की तरह बढ़ने लगी थी। 2L कहती है, हां तो शुरू करते हैं। अल्टीमेट G-Max आर्ट हीट वेव। उसके बाद वहां की हवा गर्म होने लगती है और थोड़ी ही देर में वो आइस की कीलें पिघल गई थीं। उसके बाद तो जब वो कील 2L से टकराती है, लेकिन बारिश की बूंद की तरह उसके कपड़े को थोड़ा सा भीगा देती है। उसे देखकर U2 शॉक हो गया था। धीरे धीरे वो पैनिक करने लगा था। वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ वाटर टाइप हमलों का ही इस्तेमाल करना नहीं जानता हूं, बल्कि मुझे हर चीज आती है। G-Max आर्ट विंडसाइड। उसके बाद U2 अपने हाथ को किसी तलवार की तरह इस्तेमाल करते हुए
2L की तरफ हवा में हमला करता है। उसके बाद U2 के हाथों से एक तेज हवा का झोंका निकलता है और तेजी से जाकर 2L से टकरा जाता है। 2L उसके इंपैक्ट से सीधा उड़ते हुए दीवार से जाकर टकरा जाती है और U2 चिल्लाते हुए कहता है, आखिर मैं जीत ही गया। 2L कहती है, देखो जरा U2, मैं अभी तक नीचे नहीं गिरी। U2 जब देखता है तो वो पाता है कि 2L अभी भी उस दीवार के ऊपर गिरगिट की तरह चिपकी हुई थी। ये देखकर U2 हंसते हुए कहता है, अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो? ऐसा सिर्फ सपने में ही हो सकता है। U2 कहता है, अब तुम देखो कैसे मैं तुम्हें हमारे बीच के ताकत का अंतर दिखाता हूं। 2L भी कूदते हुए नीचे आते हुए कहती है, अच्छा, ऐसा है क्या? तो मैं भी तुम्हें दिखाती हूं कि हमारे बीच में ताकतों का अब कोई भी अंतर नहीं बाकी है। U2 कहता है, ये मेरा आखिरी हमला होगा जिससे आज तक तुम्हारे लेवल का कोई भी बाहर नहीं निकल पाया है। मेरा सबसे अल्टीमेट मूव, अल्टीमेट G मैक्स 8 वाटर प्रिजन। 2L कहती है, तो फिर ये भी देख लो, मेरा भी आखिरी हमला जिससे कोई भी आज तक नहीं बच पाया है, चाहे वो किसी भी लेवल का क्यों ना हो। अल्टीमेट G मैक्स 8 बर्निंग केस। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर, और रेटिंग करना ना भूले। ध्रुव के शांत होने के बाद आइस मेटल कहता है, देखो, ये जो एक के ऊपर एक लगाने की कला है, ये सिर्फ उन्हीं हथियारों के लिए है जो हाथ से जुड़े रहते हैं और लगातार एनर्जी लेते रहते हैं। दूर वाले हथियार जैसे कि तीर वगैरह के ऊपर इस लेवल में यह पॉसिबल नहीं है। आगे के लेवल में शायद कर सकते होंगे। ध्रुव कहता है, तुम्हारा मतलब है कि जलती हुई तलवार हो सकता है लेकिन जलती हुई तीर नहीं। आइस मेटल कहता है, बिल्कुल सही समझ रहे हो तुम, जलता हुआ तीर आगे के लेवल में हो सकता है। ध्रुव कहता है, ठीक है, इसके लिए थैंक्स। अब इसके आगे क्या सीखना है? आइस मेटल कहता है, इसके आगे तुम्हें जो सीखना है वो अगली बार सीखेंगे। अभी तुम्हें इसकी ही प्रैक्टिस करनी है, जब तक तुम भी पत्थर के एक बड़े से टुकड़े को बिल्कुल मेरे तरह नहीं काट देते। ध्रुव उसे बैग में ट्रांसफर करते हुए कहता है, अब वक्त है स्वॉर्ड सिटी में जाने का। उस जिंदा किताब को हासिल करूंगा और सारी तकनीकों को सीखते हुए सीधा नेचर से जुड़ जाऊंगा और उसके बाद पायरेट्स और ब्लेज को खत्म कर दूंगा। ध्रुव उस गुफा से बाहर निकलता है, तभी उसे दूर से कोई आता हुआ महसूस होता है। ध्रुव जब गौर से देखता है तो वो अनिकेत था जो इसी तरफ आ रहा था। ध्रुव जल्दी से इनविजिबल क्लोक वाला कार्ड निकालता है और उसके इस्तेमाल से अदृश्य हो जाता है और वहां के एक पत्थर के ऊपर बैठ जाता है ताकि वो हिले नहीं और अनिकेत को इसका पता भी न चले कि कोई वहां बैठा हुआ है। वहां ध्रुव के सामने से अनिकेत गुजरता है और थोड़ा आगे जाकर रुक जाता है। अभी अनिकेत और ध्रुव के बीच का डिस्टेंस बस 15 मीटर था। ध्रुव वहां शॉक होकर देख रहा था कि आखिर अनिकेत यहां अकेले कर क्या रहा था। अनिकेत को ध्रुव के वहां होने की भनक भी नहीं लगी थी। थोड़ी देर के बाद सामने से भेड़िए के ऊपर बैठा हुआ कोई ब्लेज, जिसकी पूंछ दूर से ही ध्रुव को साफ साफ दिखाई दे रही थी, वो उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था। ध्रुव मन ही मन कहता है, ये क्या बकवास है, एक ब्लेज और वो भी यहां, कुछ तो गड़बड़ हुआ। ध्रुव, पता करना पड़ेगा। वो ब्लेज अनिकेत के सामने आकर रुकता है और उसका चेहरा देखकर ध्रुव मन ही मन कहता है, ये तो आर्कनाइन जनरल में से एक है। इसका नाम सायरन हैंड था शायद। ये एक साउंड टाइप ब्लेज है, यानी कि मुझे एक छोटी सी आवाज भी नहीं करनी है, सांस लेने की भी आवाज ज्यादा नहीं करनी है, वरना मैं पकड़ा जाऊंगा। उस ब्लेज के सामने आते ही अनिकेत कहता है, कैसे हो सायरन हैंड? कई महीनों के बाद मिले हैं हम। सायरन हैंड कहता है, अनिकेत, तुमने मुझे क्यों बुलाया? क्या तुम तैयार हो ब्लेज को खत्म करने के लिए? क्या तुम नेचर से जुड़ चुके हो? अगर ऐसा नहीं है तो मैं अगला सुप्रीम कैसे बनूंगा? अनिकेत कहता है, जहां तक तुमने बताया था मैं वहां तक सीख चुका हूं। मेरा मेथड 3 कंप्लीट हो चुका है। मेथड 4 में उड़ना, पानी के ऊपर चलना वगैरह तो मैं पहले ही शैडो निंजा मेथड से सीख चुका हूं। उड़ना छोड़कर
सायरन हैंड कहता है, तुम्हें यह सीखना ही होगा ब्लेज के मेथड से, वरना तुम कभी भी मेथड 5 नहीं सीख पाओगे। अगर मेथड 5 ही नहीं सीख पाए और अपनी एनर्जी को ढाल ही नहीं पाए, तो फिर तुम कभी भी नेचर से नहीं जुड़ पाओगे। अनिकेत कहता है, चलना तो ठीक है, लेकिन उड़ना कैसे सीखूं मैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उड़ना सीखने के लिए ही तुम्हें बुलाया है। मैं कितनी भी कोशिश क्यों न कर लूं, लेकिन उड़ना मैं खुद से नहीं सीख पा रहा हूं। सायरन हैंड कहता है, कहीं ना कहीं मुझे शक जरूर था। ठीक है, मैं अभी तुम्हें उड़ना सिखाऊंगा। इसके बाद तुम खुद से पानी के ऊपर और दीवार के ऊपर चढ़ना सीखोगे। अनिकेत कहता है, ठीक है सायरन हैंड। सायरन हैंड कहता है, देखो अनिकेत, सबसे पहले तुम्हें अपनी एनर्जी को कुछ इस तरह इमेजिन करना है कि वो तुम्हें हवा में ऊपर लेकर जा रहा है। अनिकेत बीच में आते हुए कहता है, मतलब मैं पहले पंख नहीं निकालूं? सायरन हैंड कहता है, देखो अनिकेत, बिना पंख के तुम जब ये करोगे तो सीधा ऊपर जाओगे, और लूज करोगे तो सीधा नीचे आओगे, लेकिन आगे उड़ नहीं पाओगे। पंख के साथ हम अपनी उड़ान को दिशा दे सकते हैं, जिससे हम आगे की तरफ उड़ सकते हैं। जितना परफेक्ट तुम्हारा इमेजिनेशन होगा, उतनी ही तेजी से तुम उड़ पाओगे, क्योंकि एनर्जी तुम्हारे पूरे कंट्रोल में रहेगी। अनिकेत कहता है, ठीक है, मैं अभी ट्राई करता हूं। अनिकेत अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद करता है और फिर खोलता है। उसके बाद वो धीरे धीरे हवा में जाने लगता है। अनिकेत की स्पीड काफी ज्यादा कम थी, लेकिन वो ऊपर जा रहा था। धीरे धीरे वो नीचे भी आ जाता है। उसे देखकर सायरन हैंड कहता है, बहुत ही अच्छा किया है, अब पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश करो। अनिकेत वैसा ही करता है और अपनी एनर्जी को शरीर से बाहर निकालते हुए पंख बनाकर उड़ने की कोशिश करते हुए हवा में पहुंच जाता है, लेकिन बैलेंस नहीं बनने की वजह से गिरकर नीचे आ जाता है। यह देखकर सायरन हैंड कहता है, अब तुम्हें समझ में तो आ ही गया होगा कि उड़ते कैसे हैं। अब मैं जा रहा हूं। अनिकेत कहता है, ठीक है, 10 दिन के बाद मैं फिर से यहां आऊंगा। तुम मुझे यहीं मिलना। उस दिन से मैं नेचर से जुड़ने के लिए चला जाऊंगा। इस महीने में मैं नेचर से जुड़ जाऊंगा। उसके बाद मैं तुम्हारे लिए ब्लेड से टकरा जाऊंगा और उन्हें खत्म कर दूंगा। सायरन हैंड कहता है, तुम्हें जो कुछ भी करना है जल्द से जल्द करना पड़ेगा। आर्कनाइन चला गया है नेचर से जुड़ने के लिए। 1 से 2 सप्ताह के बाद वो लौट आएंगे। अगर वो नेचर से जुड़े हुए होंगे तो फिर तुम कभी भी उन्हें हरा नहीं पाओगे। तुम्हें उनसे पहले नेचर से जुड़ना होगा। अनिकेत कहता है, अगर ऐसा है तो फिर तुम क्यों नहीं नेचर से जुड़ जाते हो? सायरन हैंड कहता है, मैं भी जा रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम आर्कनाइन के साथ साथ फ्यूज मेटल भी गया है। जब दोनों लौटेंगे तो फिर एक साथ उन्हें रोकना बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाएगा। एक साथ दो नेचर से जुड़े हुए ब्लेज जब आएंगे तो हम दोनों को उनका सामना करना पड़ेगा। अनिकेत कहता है, क्या बात कर रहे हो? एक साथ दो ब्लेज गए हैं नेचर से जुड़ने के लिए, यह तो सही नहीं है। सायरन हैंड कहता है, उसकी चिंता मत करो। उनका प्लान है शैडो निंजा से एक बड़ी लड़ाई करके उनके लॉर्ड 1-2 को मारने के लिए बटरफ्लाई माउंटेन के रेड के बाद। उसके पहले वे सारे के सारे ब्लेज अपनी ताकत इकट्ठी करने में जुटे हुए हैं। यही हालत शैडो निंजा की भी है। उनके भी काफी सारे निंजा जाने वाले हैं नेचर से जुड़ने के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा चांस है 2J का। बाकी के चांस काफी कम है। अनिकेत कहता है, ठीक है, मैं जल्द से जल्द नेचर से जुड़ने की कोशिश करने वाला हूं। उसके बाद ही हमला करना है क्या? सायरन हैंड कहता है, बिल्कुल भी नहीं। सारे हमले होंगे बटरफ्लाई माउंटेन के रेड के बाद, जब ब्लेज अपने सबसे ज्यादा कमजोर स्टेट में होगा। उस वक्त हम आसानी से कब्जा कर पाएंगे। अनिकेत कहता है, लेकिन अगर तुम उस वक्त तक जिंदा ही नहीं रहे तब? अगर बटरफ्लाई माउंटेन के रेड में तुम मारे गए तो फिर क्या होगा तुम्हारे अगला सुप्रीम बनने के प्लान का? सायरन हैंड कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। तुम्हें एक और काम करना है। अनिकेत कहता है, कौन सा काम? सायरन हैंड कहता है,
तुम्हें ध्रुव सक्सेना नाम के इंसान के ऊपर नजर रखनी है। अनिकेत शौक होते हुए कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब? ध्रुव सक्सेना के ऊपर नजर रखनी है, लेकिन क्यों? सायरन हैंड कहता है, तुमने सुना होगा कि सुप्रीम आर्कनाइन का राइट हैंड मार्शल मारा गया था। अनिकेत कहता है, हां, किसी ने उसे मारा था जिसका नाम शैडो था। सायरन हैंड कहता है, बिल्कुल भी नहीं, शैडो कोई और है। उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि ध्रुव सक्सेना ही है। यह खबर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है। उसके सर को काटकर उसने पायरेट के आइलैंड के ऊपर छोड़ दिया था। उसी ने पायरेट्स के लीडर फाल्कन को मार डाला था और पायरेट्स आइलैंड से बहरूपिया समुदाय के आखिरी वारिस आइस मेटल को किडनैप कर लिया है। उसके ऊपर नजर रखो और पता लगाओ कि उसने आइस मेटल को कहां रखा है। अगर आइस मेटल मेरे साइड हो गया तो मेरा सुप्रीम बनना लगभग पक्का हो जाएगा। अनिकेत ये सब सुनकर इतना ज्यादा शौक में था कि वो बस अपना सर हां में हिलाता है और सायरन हैंड को वहां से जाता हुआ एक तक देखता रहता है। सॉरी फॉर मिस्टेक। सही एपिसोड 303 ये है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए और रेटिंग करना ना भूले। चीक कंसंट्रेट करके रखना है, जिसके बाद वो किताब तुम्हारी हो जाएगी।